Hello viewers, welcome to my YouTube channel. My name is Manhar Kaur and in this video I am going to teach you first chapter of political science, that is challenges of nation building. तो बेसिकली हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तब ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो हमारे लीडर्स के सामने हैं और जिनको अचीव करना बहुत नेसेसरी था। और जैसा कि हम सभी को पता है कि हमें इंडिपेंडेंस की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया था वो डिवाइड हो गया था इंडिया और पाकिस्तान में। तो पार्टीशन का क्या क्या प्रोसेस था, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक सेशन हुआ था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्पीच दी थी जिसका नाम है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हमारी बुक में बताया गया है कि ऐसे कौन से 2 गोल्स थे जिसको अचीव करने के लिए ज़्यादातर सभी लोग एग्री थे। सो व्हाट वर द ट्विन गोल्स ऑन विच ऑलमोस्ट एवरी वन एग्रीड अपॉन? फर्स्ट, वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि हम हमारी कंट्री को एक ऐसी गवर्नमेंट के बेसिस पे रन करेंगे जो कि डेमोक्रेसी के रूल पे इलेक्टेड हो। यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जिसके अंदर जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। सेकंड, द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। ये जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये सभी की भलाई के लिए काम करेगी, स्पेशली जो लोग गरीब हैं उनके लिए और जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, ऐसे ग्रुप्स जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है आइदर ऑन द रेशियल बेसिस और एनी अदर। तो ऐसे ग्रुप्स की भलाई के लिए और ऐसे ग्रुप्स के वेलफेयर के लिए भी जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो काम करेगी। India was born in very difficult circumstances. Perhaps no other country by then was born in a situation more difficult than that of India in 1947. इंडिया जो था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस में इंडिपेंडेंट हुआ था। इनफैक्ट 1947 तक ऐसी कोई भी दूसरी कंट्री नहीं थी जिसमें कभी ऐसा कुछ हुआ हो। यानी कि आप सभी को पता है कि इंडिपेंडेंस होते ही हमारी कंट्री का पार्टीशन हो गया था। Freedom came with the partition of the country. The year 1947 was a year of unprecedented violence and trauma of displacement. जो हमारा 1947 का ईयर था वो एक ऐसा ईयर था जिसके अंदर इतने लार्ज स्केल पे वायलेंस हुआ था जो पहले कभी नहीं हुआ था या जिसके बारे में हमने कभी पहले जाना नहीं था। एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा इंजरी पहुंची हो लोगों को। Several challenges were there before the leaders soon after the independence, और इसलिए हमारे लीडर्स के सामने ऐसे काफ़ी सारे चैलेंजेस थे इंडिपेंडेंस होते ही। तो हम अब सबसे पहले 3 चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इस पर भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का कि व्हाट वर द 3 चैलेंजेस, या फिर आपसे कोई भी एक चैलेंज को एक्सप्लेन करने के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो फर्स्ट चैलेंज था टू शेप अ नेशन। हम सभी को पता है कि हमारी इंडिया जो कंट्री है वो फेमस है डाइवर्सिटी के लिए, यानी कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। पर जो पार्टीशन हुआ था तो उसमें हम सभी को डर लग गया था, मतलब एक हमारे आगे फियर था हमारी कंट्री के लोगों के आगे कि क्या अब हमारी कंट्री यूनाइटेड रह पाएगी। तो इसलिए सबसे पहला जो चैलेंज था वो ये था कि हमें हमारी कंट्री को, चाहे वो कितनी भी डाइवर्सिफाइड हो, पर हमें सभी लोगों को यूनाइटेड रखना है। सेकंड चैलेंज था टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लिया था, पर जो मेन चैलेंज था वो ये था कि ये जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उसमें डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हो और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट जो है वो रन करे या उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट जो है वो काम करे। थर्ड, टू एंश्योर वेलबींग एंड डेवलपमेंट। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ ऐसे रूल्स मेंशन हैं जो वेलफेयर गोल्स प्रोवाइड करते हैं, और वो ऐसे गोल्स हैं जो हमारी डेमोक्रेसी को अचीव करनी चाहिए, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ में वो अप्लाई होने चाहिए। और इसमें ये भी था कि जो गवर्नमेंट है वो सारे सेक्शंस के लिए काम करे, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी एक सेक्शन के लिए गवर्नमेंट काम करे और दूसरे के लिए नहीं, बट सभी जितने भी ग्रुप्स थे उन सभी के लिए गवर्नमेंट को काम करना था। और हमारा जो रियल चैलेंज था वो था कि हमारे को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, और जो
पोवर्टी थी उसको हटाना था। तो ये हमारे आगे मेजर चैलेंजेस थे। द रियल चैलेंज वॉज नाउ टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी। इरेडिकेशन मीन्स रिमूवल ऑफ पोवर्टी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो हमें समझ आ गया कि डिस्प्लेस यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब लोगों को भेजा जा रहा था, उनका ट्रांसफ़र हो रहा था। और रिहैबिलिटेशन मतलब मीन्स किसी चीज़ को रीस्टोर करना या वापस उसको एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, पार्टीशन के बारे में हम पढ़ेंगे अब। ऑन 14 to 15 अगस्त 1947 नॉट वन बट टू नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो सिर्फ एक ही नेशन इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, यानी कि सिर्फ एक ही कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, बल्कि जो ब्रिटिश इंडिया था वो डिवाइड हो गया था अब दो कंट्रीज़ में, इंडिया और पाकिस्तान। तो दो कंट्रीज़ उभर कर आई थी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ partition, the division of British India into India and Pakistan. According to the two nation theory advanced by the Muslim League, India consisted of not one but two people, Hindus and Muslims. तो ये एग्जाम्स में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि हु एडवांस्ड टू नेशन थ्योरी। तो इसका आंसर होगा मुस्लिम लीग, यानी कि जो हमारी मुस्लिम लीग थी उन्होंने बोला कि जो इंडिया है उसमें सिर्फ एक ही तरह के लोग नहीं रहते, बल्कि दो टाइप्स के लोग हैं, हिंदूज़ और मुस्लिम्स। इसलिए उन्होंने डिमांड की पाकिस्तान की एक सेपरेट कंट्री मुस्लिम्स के लिए। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, but several political developments in 1940s, the political competition between the Congress and the Muslim League and the British rule led to the decision for the creation of Pakistan. जो हमारी कांग्रेस थी उसने इनिशियली इस डिमांड को बहुत अपोज किया, पर कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे थे 1940s के, जैसे कि पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, और जो हमारा ब्रिटिशर्स का इंटरफेयर था, जो ब्रिटिशर्स का रोल था, उसकी वजह से पाकिस्तान को क्रिएट किया गया, यानी कि इंडिया को डिवाइड किया गया, ब्रिटिश इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान में। अब इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन और व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड ड्यूरिंग पार्टीशन। तो जो हमारे जो डिवीज़न था, जो हमारा कंट्री का बंटवारा हो रहा था, ये सिर्फ हमारे लिए पेनफुल ही नहीं था, यानी कि ये सिर्फ हमारे लिए दर्द भरा ही नहीं था, बल्कि बहुत डिफ़िकल्ट था कि अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो फिर डिसाइड किया गया कि हम रिलीजियस मेजॉरिटीज़ के बेसिस पर हमारी कंट्री का पार्टीशन करेंगे, यानी कि जिस एरिया में मुस्लिम्स ज़्यादा है उसको हम पाकिस्तान बना देंगे और बाकी का जो है वो इंडिया के साथ रहेगा। तो अब क्या क्या प्रॉब्लम्स ले। फर्स्ट, देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि सिर्फ एक सिंगल जगह ही नहीं थी जहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स थे, मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया कोई पर्टिकुलर नहीं था। वहाँ पे दो एरियाज़ थे, पहला था ईस्ट में और दूसरा था वेस्ट में। तो ये डिसाइड किया गया कि जो पाकिस्तान है वो दो पार्ट्स में जॉइन किया जाएगा, मतलब पाकिस्तान है उसको दो पार्ट्स दिए जाएंगे, पहला ईस्ट में और दूसरा वेस्ट में। और ऐसा कोई भी वे नहीं था कि जिससे दो पार्ट्स को हम लोग ज्वाइन कर सकें। इसलिए इंडियन टेरिटरी, अगर आप लोग मैप पे देखेंगे, जो आज हमारा बांग्लादेश है और एक तरफ जो हमारा पाकिस्तान है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि हम इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर सकें, क्योंकि बीच में जो है वो इंडियन टेरिटरी है। इसलिए डिसाइड किया गया था कि पाकिस्तान दो हिस्सों में दिया जाएगा, पहला ईस्ट में और दूसरा वेस्ट में। सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। Khan Abdul Ghaffar Khan, the undisputed leader of the northwestern frontier province and known as Frontier Gandhi, was staunchly opposed to the two-nation theory. Eventually, his voice was simply ignored and the NWFP was made to merge with Pakistan. यानी कि जो सारे मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। इसमें हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है खान अब्दुल गफर खान का, जो कि एक अनडिस्प्यूटेड लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। इन्होंने बहुत स्टॉन्चली, यानी कि बहुत एक्सट्रीमली इन्होंने अपोज किया था इस डिमांड को और टू नेशन थ्योरी को, पर उनकी वॉइस को इग्नोर किया गया था और जो NWFP था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, उसको भी पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया था। द थर्ड प्रॉब्लम वॉज दैट two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslims were in majority. It was decided that these two provinces would be bifurcated according to the religious majority at the district or even lower level. It meant that a large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or Pakistan.
द पार्टीशन ऑफ दीज टू स्टेट्स कॉज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। अब हमारी कंट्री के जो दो प्रोविंसेस थे, पंजाब और बंगाल, यहाँ पे सारे मुस्लिम्स नहीं थे, ऐसे काफ़ी सारे एरियाज थे जहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स थे, यानी कि जो हिंदूज थे या फिर जो सिख्स थे, वो भी मेजॉरिटी में थे। तो अब इन एरियाज़ को इस तरह से डिवाइड किया गया, मतलब उनको फर्दर डिवीजन किया गया डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल के बेसिस पे। फिर उसको डिवाइड किया गया कि जहाँ पे हाँ मुस्लिम्स मेजॉरिटी है उस साइड को हम पाकिस्तान में दे देंगे, या फिर जो बंगाल है उसका भी जो जहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है वो पर्टिकुलर सिर्फ वही एरिया जो है वो हम पार्टीशन के टाइम हमने पाकिस्तान को दिया था। तो इन जो दो प्रोविंसेस थे यहाँ पे डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन था, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या सबसे ज़्यादा इंजरीज इन दो प्रोविंसेस की वजह से हुई थी, या इन दो प्रोविंसेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की गई थी। फोर्थ, this was related to the fourth and the most intractable of all the problems of partition. This was the problem of minorities on both sides of the border. Lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan, and an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal found themselves trapped. यानी कि अब जो हमारी फोर्थ प्रॉब्लम थी वो थी माइनॉरिटीज़ प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि जो हमारे पंजाब और बंगाल के जो प्रोविंसेस थे, यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे एरियाज़ थे जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे। यानी कि अब क्या था कि जो बहुत सारे हिंदूज़ थे या बहुत सारे जो सिख्स थे वो भी ऐसी जगह पे रह रहे थे जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, और सिमिलरली काफ़ी सारे जो मुस्लिम्स थे वो अभी पंजाब और बंगाल के उस हिस्से में थे जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में। तो उन लोगों को अब उनके लिए प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि उनको अब ऐसी फीलिंग्स आई थी कि वो एक अनडिज़ायरेबल एलियंस है उनके हाउस में, यानी कि ऐसे लोग जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और उन लोगों को अपनी एंसेस्टर्स की लैंड छोड़नी पड़ी थी, जहाँ पे वो कई सालों से रह रहे थे, अपने पूर्वजों की ज़मीनें सब कुछ उनको छोड़ के आना पड़ रहा था। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बल्कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। जैसे ही नोटिस आया फटाफट उनको अपना घर खाली करके और डिस्प्लेस होना पड़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। तो इस पर हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था 6 मार्क्स का, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। ये डायरेक्ट नहीं आया था बल्कि थोड़ा सा घुमा के आया था, तो मैंने वो क्वेश्चन भी लिख दिया है। वाई वॉज द ईयर 1947 द ईयर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट एब्रप्ट अनप्लैंड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ नोन, एक्सप्लेन। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं घुमाकर, तो आपको याद रखना है। तो मैंने इसके कुछ हेडिंग्स बना दिए जो आपके हेल्प कर देंगे आपके आंसर को एक बहुत इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करने के लिए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज़। देयर वर किलिंग्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन द नेम ऑफ रिलीजन। पीपल ऑफ वन कम्युनिटी रूथलेसली किल्ड एंड मेम्ड पीपल ऑफ द अदर कम्युनिटी। इतने लार्ज स्केल पे वायलेंस हो गया था जैसे ही पार्टीशन हुआ था, लोग एक दूसरे को अपने रिलीजियस के नाम पर मार रहे थे। जैसे जो हिंदूज़ थे वो मुस्लिम्स को मार रहे थे और जो मुस्लिम्स थे वो हिंदू को मार रहे थे। तो एक बहुत लार्ज स्केल पे जो था वो वायलेंस स्प्रेड हो गया था। इसी का कॉन्सिक्वेंस था कि जो कम्युनल जोन्स थे उनको सेटअप कर दिया गया था, यानी कि 3 सिटीज़ लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता। इसको लर्न करने की एक बहुत ईजी ट्रिक है कल। तो जो 3 ये जगह थी इनको कम्युनल जोन्स बना दिया गया था। कम्युनल जोन्स यानी कि जो मुस्लिम्स थे वो हिंदूज़ और सिख्स के एरियाज़ में जाने को अवॉइड कर रहे थे, और सिमिलरली जो सिख्स और हिंदूज़ थे वो मुस्लिम्स के एरियाज़ में नहीं जा रहे थे। फिर सफरिंग्स ऑफ पीपल forced to abandon their homes and move across borders, people went through immense sufferings. Minorities on both sides of the border fled their homes and often secured temporary shelter in refugee camps. They traveled to the other side of the border by all sort of means, often by foot. यानी कि अब जो पीपल थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या उनकी सफरिंग्स थी। तो जैसे ही उनको बोला गया कि उनको अपने घर वगैरह छोड़ने और अब उनको बॉर्डर क्रॉस करना है, यानी कि अब दूसरे एरियाज़ में जाना है, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। क्यों? क्योंकि जो दोनों साइड की जो माइनॉरिटीज़ थी अब उनके पास घर तो था नहीं, उनका घर तो वहीं रहेगा ना जहाँ पे वो लोग पहले रह रहे थे। तो इसलिए उन लोगों को टेम्प्रेरी शेल्टर लेना पड़ा था रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर। और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो रेफ्यूजी कैंप्स में थे इधर भी इनको कितने टाइम तक शेल्टर में रखना पड़ा था, मतलब कितने टाइम इनको वहीं पे रहना पड़ा था, कितने साल तक, कई बार सिर्फ महीने नहीं कितने साल भी उनको वहीं पे रहना पड़ा था। और उन लोगों ने जो दूसरी साइड था बॉर्डर का, यानी कि अब जो न्यू एरिया में वो लोग जा रहे थे वहाँ पे वो लोग पैदल भी चल कर गए थे। बहुत ज़्यादा उस टाइम प्रॉब्लम्स थी लोगों की और बहुत ज़्यादा सफरिंग्स थी। Unhelpful local administration. They often found unhelpful local administration and police in what was still recently their own country.
अब उस टाइम उनकी जो पुलिस थी या जो लीडर्स थे वो भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस सिचुएशन में वो लोग भी कोई बिल्कुल मतलब उनकी हेल्प नहीं कर सकते थे, और वो लोग भी बहुत सफरिंग्स में थे। मतलब वो भी उस टाइम अनहेल्पफुल थे, वो लोग उनकी उस टाइम हेल्प नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है सफरिंग्स ऑफ वुमेन। जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने सफ़र किया वो थी वुमेन। ड्यूरिंग दिस journey they are often attacked, killed or raped. Thousands of women were abducted on both sides of the border. They were forced to convert to the religion of the abductor and were forced into marriage. यानी कि जब पार्टीशन हो रहा था, जब ये जर्नी चल रही थी, उस टाइम वुमेन्स के ऊपर अटैक किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनका रेप किया जा रहा था। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन जो थी उनको किडनैप कर लिया गया था। एब्डक्टेड मीन्स किडनैप कर लिया गया था उनको, और जो किडनैपर था उसी के रिलीजन में उनको कन्वर्ट कराया जा रहा था और उनसे शादी की जा रही थी। तो सोचो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, कितनी ज़्यादा सफरिंग्स थी उस टाइम पर। इन मैनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर। कई फैमिलीज़ में ऐसा था कि वो लोग अपना ऑनर बचाने के लिए खुद ही अपने घर की जो लेडीज़ थी, जो वुमेन्स थी, उनको मार रहे थे। अब अदर प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। दोज हू डिड मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैड नो होम। फॉर लैक ऑफ दीज रिफ्यूजीज द कंट्रीज फ्रीडम मीन लाइफ इन रेफ्यूजी कैंप्स फॉर मंथ्स एंड फॉर ईयर्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो चिल्ड्रंस थे वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए थे, और कितने टाइम तक इन सभी लोगों को रेफ्यूजी कैंप में शेल्टर लेना पड़ रहा था, कहीं महीनों के लिए और कहीं सालों के लिए भी। डिवीजन ऑफ हार्ट्स। Writers, poets, and filmmakers in India and Pakistan have expressed the ruthlessness of the killings and suffering of displacement and violence in their novels, short stories, poems, and films. While recounting the trauma of partition, they have often used the phrase that the survivors themselves used to describe partition as a division of hearts. जो हमारे पोएट्स थे इंडिया और पाकिस्तान के, या जो फिल्म मेकर्स थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने ये जो पूरी जर्नी थी पार्टीशन की, इसको डिवीज़न ऑफ हार्ट्स बोले, यानी कि दिल के टुकड़े, दिल के बंटवारे। और हम इसको ब्लीडिंग हार्ट्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सफरिंग थी। एक जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, है ना, तो एक माँ के दिल के दो टुकड़े हो रहे थे, क्योंकि पार्टीशन हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गए थे, सेपरेट हो गए थे दोनों। और ये जो फ्रेज़ था, ये जो सर्वाइवर थे, जो बच गए थे एक पार्टीशन की जर्नी में, तो उन्होंने खुद बोला था कि हाँ, ये दिल के बंटवारे, डिवीज़न ऑफ हार्ट्स। 80 lakh people had to migrate across the new border. Between 5 to 10 lakh people were killed in partition related violence. अब जो 80 लाख पीपल थे, उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा था, उनको डिस्प्लेस होना पड़ रहा था, जिसमें से 5 to 10 लाख पीपल जो थे उनको मार दिया गया था, जो वायलेंस था पार्टीशन से रिलेटेड उसमें। द Muslim population in India accounted for 12% of the total population in 1951. अब 1951 में 12% जो मुस्लिम थे वो अभी भी इंडिया में थे। तो हमारे लीडर्स के सामने क्वेश्चन था कि अब उन लोगों के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाए, कैसा व्यवहार किया जाए। पर हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारी कंट्री में सेक्युलरिज्म को कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि हम सभी रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करेंगे और सभी को इक्वल राइट्स देंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मैं बहुत जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करना ताकि उन तक भी हेल्प पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।